सोशल मीडिया की चीज़ों को जीवन पर हावी नहीं कर लेना चाहिए, और अगर कर लिया तो फिर स्थितियां बिगड़ जाती है। विराट कोहली के संदर्भ में ये बात है। पिछले 5 दिनों से बंदा बहुत मायूस है, लोड दिख रहा है और हंसी तो चेहरे से लगभग गायब हो गई है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो कारण सोशल मीडिया पर तैर रहा है, अगर वही कारण सच है तो फिर इनके पार्टनर को समझना चाहिए। या विराट कोहली जैसा लॉयल बंदा आपको मिलेगा क्या? ये बात सिर्फ आपको ही समझनी है, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो विराट कोहली खुश होंगे, और विराट कोहली खुश होंगे तो आरसीबी के कैंप में फिर से खुशियां आएगी। और खुशी वाले माहौल में यदि एलएसजी से मुकाबला खेला तो फिर आरसीबी 2 पॉइंट भी हासिल कर पाएगी। मुकाबला आरसीबी बनाम एलएसजी का है, हम बात इसी की करने वाले हैं। वैसे ज्यादा पर्सनल बातों पर हम कमेंट नहीं करते, लेकिन ये मुद्दा आरसीबी से जुड़ा है और विराट कोहली थोड़े से मायूस दिख रहे हैं, तो हमारा मन किया कि ये बात कर ली जाए। वैसे हमारा मैसेज वहां तक तो पहुंचेगा नहीं, लेकिन बीइंग ए विराट सपोर्टर हम चाहेंगे कि यार थोड़ी सी स्थितियां बदल जाए और विराट वापस से वही अग्रेशन वाले मोड में आ जाए। लेकिन आज हम किस मोड में आए हैं? कंपैरिजन के मोड में, जहां पे एलएसजी और आरसीबी की प्लेइंग 11 का करने वाले हैं कंपैरिजन, और इस कंपैरिजन के थ्रू समझने वाले हैं कि कौन सी टीम में मुकाबला जीतेगी। क्योंकि हेड टू हेड राइवलरी में क्या 5 मुकाबले हैं, जहां पर एलएसजी ने 2 मुकाबले जीते और आरसीबी के खाते में 3 मैच गए। आखिरी 5 मुकाबलों में भी तगड़ी कंपटीशन दोनों को मिली, लेकिन जो पिछले आखिरी 5 मुकाबले एलएसजी के थे उनमें उन्हें सिर्फ 1 जीत मिली, जबकि आरसीबी 4 जीत के साथ अच्छा मोमेंटम बनाकर मैदान पर उतरने वाली है। कहां पर उतरने वाली है? एकाना का मैदान, एलएसजी का गढ़, जहां पर ब्लैक सॉइल वाली पिच इस मुकाबले के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ब्लैक सॉइल वाली पिच जनरली स्पिन गेंदबाजों को थोड़ा ज्यादा मदद करती है, बॉल रुककर आती है, रन बनाना बहुत कठिन होता है क्योंकि बाउंस यहां पर मिलती नहीं है। तो ऐसे में लो स्कोरिंग ये शायद मुकाबला हो सकता है। वो 200 प्लस वाला एक्सपेक्टेशन जो आप कर रहे हैं शायद इस मुकाबले में देखने को मिले। मेरे हिसाब से 190 to 200 वाला मुकाबला ये होने वाला है। ज्यादातर मुकाबले बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीती, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले बल्लेबाजी करने वालों के पास एडवांटेज नहीं रहा। 19 में से 8 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने भी मुकाबले जीते हैं। बट इस सीजन जो एलएसजी ने यहां पर 5 मुकाबले खेले, अपने ही घर में 3 मुकाबले हारे हैं। और आरसीबी का क्या रिकॉर्ड रहा इस सीजन? बाहर उन्होंने आज तक इस सीजन एक भी मुकाबला नहीं हारा। तो मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग बनने वाला, और पॉइंट्स टेबल तो वैसे ही इंटरेस्टिंग बन गई दोस्तों। लेकिन हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन की, जहां पे टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट और लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से एडन मार्करम, इनका सामना होने वाला है कोहली से, जो विराट हैं इस सीजन भी, और विराट पारिया कंसिस्टेंटली खेल भी रहे हैं। एडन मार्करम ने 11 मुकाबलों में 348 रन बनाए, कोहली के 11 मुकाबलों में 505 रन है। स्ट्राइक रेट भले थोड़ी सी कम है, लेकिन एवरेज के मामले में एडन मार्करम से जस्ट डबल आंकड़ा विराट कोहली के पास है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ भी बल्लेबाजी का इनके पास अनुभव है, और आरसीबी के खिलाफ एडन मार्करम ने 6 मुकाबलों में मात्र 98 रन बनाए। इस कंपैरिजन में बाजी कौन मार रहा है? विराट कोहली। कारण यानी कूल, काम और कंपोज तो है ही, लेकिन टेक्निकली बहुत साउंड है, फुटवर्क इनका बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात कंसिस्टेंटली ये रन जोड़ रहे हैं टीम के लिए। नाउ नंबर 2 पर आते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से मिचेल मार्श, और इनका सामना होने वाला है जैकब बैथल से। 2 मुकाबले पहले वापसी हुई, लेकिन वापसी जबरदस्त हुई, और पिछले मुकाबलों में तो ताबड़तोड़ अंदाज में इन्होंने रन भी बनाए। हालांकि 67 रन से 2 मुकाबलों में, लेकिन स्ट्राइक रेट 171 का है। एज कंपेयर टू मिचेल मार्श बहुत ज्यादा है। एवरेज में टक्कर दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं, बट मिचेल मार्श के पास क्या है? इस सीजन 10 आईपीएल मुकाबलों का अनुभव, जहां पे 378 रन इनके पिटारे में है। अच्छी स्ट्राइक रेट इनके पास भी है। आरसीबी के खिलाफ इनका बल्ला नहीं चलता, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि 6 मुकाबलों में मात्र 65 रन ये अब तक जोड़ पाए 94 की स्ट्राइक रेट से। दोनों के कंपैरिजन में कौन बेटर है? यार थोड़ा सा हम मिचेल मार्श की तरफ इसलिए झुकेंगे कि एक्सपीरियंस है, टॉप ऑर्डर में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और बैकबोन है एलएसजी के टॉप ऑर्डर की ये। नाउ नंबर 3 पर कौन? निकोलस पूरन, द जायंट खिलाड़ी, और इनका सामना होने वाला है मयंक अग्रवाल से। मयंक अग्रवाल से इसलिए कि देवदत्त पडिक्कल रूल्ड आउट हो चुके हैं। मयंक अग्रवाल का रिप्लेसमेंट आरसीबी को मिल गया है, और मुझे लगता है कि मयंक अग्रवाल नंबर 3 पर खेलने वाले हैं। इस सीजन पहला मुकाबला आरसीबी के लिए खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन आंकड़े कमाल के, क्योंकि एक्सपीरियंस आईपीएल का 100 से ज्यादा मुकाबलों का इनके पास है, और एलएसजी के खिलाफ भी 2 मुकाबले खेले, वो भी एक्सपीरियंस ये कैरी करते हैं। बट निकोलस पूरन क्या है? इस सीजन यार ये जायंट खिलाड़ी रहे हैं। 11 मुकाबलों में 410 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर की है, एवरेज 41 से ऊपर का। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम पूरन के साथ क्या दिखी? पिछले कुछ मुकाबलों से बल्ला नहीं चला, और इतना तेजी, इतना अच्छी तरह से नहीं चला जिसकी एक्सपेक्टेशन शुरू से लखनऊ सुपर जायंट्स कर रही थी, और जैसा रूप इन्होंने शुरुआत में दिखाया। बट आरसीबी के खिलाफ 11 मुकाबलों में 202 रन और 171 की स्ट्राइक रेट भी इनके पास। यहां पर कौन बाजी मार रहा है? हम पूरन को थोड़ा अच्छा एडवांटेज इसलिए देंगे कि पूरन लगातार इस सीजन में बैटिंग करते हुए आए हैं, और इन्हें एकाना की पिच पर बल्लेबाजी का भी अनुभव है। नाउ नंबर 4 पर कप्तान वर्सेस कप्तान, पंत वर्सेस रजत। रजत थोड़े से इंजर्ड है, लेकिन फिट होने की खबरें भी हैं, बट पंत की बैटिंग थोड़ी सी इंजर्ड लग रही है, क्योंकि रन नहीं बना रहे। 11 मुकाबलों में अब तक सिर्फ 128 रन पंत के बल्ले से निकले, 100 से कम की स्ट्राइक रेट।
टॉप 4 के इकलौते ऐसे बल्लेबाज जिनकी स्ट्राइक रेट 100 से कम की है, एवरेज 15 से नीचे का है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी रजत पाटीदार का क्या हाल है? ठीक ठाक है एज कंपेयर टू ऋषभ पंत। इनके आंकड़े बेटर हैं। 11 मुकाबलों में 239 रन है, 140 का स्ट्राइक रेट है और 23 का एवरेज है। मानते हैं रजत पाटीदार भी पिछले कुछ मुकाबलों से बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन ऋषभ पंत के कंपैरिजन में इनके आंकड़े बेहतर हैं। और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जो 2 मुकाबले खेले वहां पर एक शतक आया। आईपीएल का इकलौता शतक रजत पाटीदार ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ ही लगाया और उस शतक के बाद ही रजत पाटीदार को एक बड़ा नाम मिला, एक बड़ी पहचान मिली। तो ऐसे में इस कंपैरिजन में साफ तौर पर हम रजत पाटीदार के साथ जाएंगे, क्योंकि एलएसजी के खिलाफ इनके आंकड़े अच्छे हैं और एज कंपेयर टू ऋषभ पंत बहुत अच्छी इस सीजन इन्होंने अब तक क्रिकेट खेली है। नाउ नंबर 5 पर आयुष बदोनी और इनका सामना होने वाला है जितेश शर्मा से। दोनों राइट हैंड शैली के बल्लेबाज, लेकिन रन बनाने के मामले में आयुष बदोनी बहुत बेहतर। 11 मुकाबलों में 326 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 150 का, एवरेज 36 का, जो जितेश शर्मा के कंपैरिजन में अच्छा है। जितेश शर्मा ने 11 मुकाबलों में 128 रन जोड़े। हालांकि ज्यादा बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जितना भी मौका मिला वो काफी था। बट एज कंपेयर टू आयुष बदोनी वो इतनी बड़ी पारियां और अच्छी पारी खेल नहीं पाए। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जो 4 मुकाबले खेले वहां पर भी सिर्फ 34 रन जितेश शर्मा के बल्ले से दिखते हैं। बट आरसीबी के खिलाफ आयुष बदोनी ने जो 4 मुकाबले खेले इन्होंने भी अब तक 47 रन बनाए। यानी दोनों खिलाड़ी अपोनेंट टीम के खिलाफ अब तक कोई बड़ी और ज्यादा अच्छी पारी खेल नहीं पाए। फिर भी कंपैरिजन में हमें एक को चुनना है तो हम आयुष बदोनी के साथ जाएंगे। कारण कि यार आयुष बदोनी का फॉर्म में आना और पिछले मुकाबले में जिस तरह से ताबड़तोड़ रन बनाना इन्होंने दिखाया, वो बताया कि एज अ फिनिशर भी बहुत अच्छा ये रोल अदा कर रहे हैं। और जो लगातार क्वेश्चन इनकी फिनिशिंग एबिलिटी पर उठ रहे थे, पिछले मुकाबले में उन्होंने ग्लिम्पसेस दिखाए कि अच्छी फिनिश पारी को कर सकते हैं। नाउ डेविड मिलर के सामने टिम डेविड। यार ये ऐसे डेविड खिलाड़ी हैं दोनों जो अपनी टीम की पारी को किसी भी अच्छी स्ट्राइक रेट से कहीं भी पहुंचा सकते हैं। डेविड मिलर की क्षमता इस सीजन थोड़ा कम दिखी। कारण है कि इनकी क्षमताओं को कैपिटलाइज एलएसजी नहीं कर पाया। 11 मुकाबलों में 153 है, मात्र 127 की स्ट्राइक रेट से। मुझे बहुत कम याद आता है कि डेविड मिलर नंबर 5-6 पे बैटिंग कर रहे हैं और स्ट्राइक रेट 150 से नीचे की है। बाकी बंदा ऐसा है यार कि इसकी स्ट्राइक रेट हमेशा 150 से ऊपर की दिखती है। दूसरी तरफ वो खिलाड़ी है जिसकी स्ट्राइक रेट भी बेहतर है, एवरेज भी बेहतर है और 11 मुकाबलों में 8 बार ये नॉट आउट पवेलियन आए हैं यार। 11 मुकाबलों में 186 रन है, बट स्ट्राइक रेट और एवरेज के मामले में मिलर से बहुत बेहतर है। मौके भी इन्हें आरसीबी लगातार अच्छे दे रही है, इनकी क्षमताओं का भी बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। बट डेविड मिलर की क्षमताओं का शायद एलएसजी ढंग से यूज नहीं कर पा रही और यूज ना करने की वजह से एलएसजी लोअर मिडिल ऑर्डर में फंस भी रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ भी डेविड मिलर ने 3 मुकाबलों में 160 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। बट मिलर ने आरसीबी के खिलाफ क्या किया? 17 मुकाबलों में 156 की स्ट्राइक रेट से 386 रन बनाए। यानी एक्सपीरियंस तो मिलर के पास दिख रहा है, बट करंट फॉर्म टिम डेविड के पास है और इस लिहाज से हम आरसीबी के डेविड यानी टिम डेविड को यहां पे ज्यादा बेहतर मान रहे हैं। नाउ अब्दुल समद के सामने कौन? रोमारियो शेफर्ड। रोमारियो शेफर्ड वो जिन्होंने एक ही मुकाबले में बता दिया कि वो कितने बड़े फिनिशर हैं और 378 की स्ट्राइक रेट इस सीजन उनकी है। गजब की पारी यार वो खेली, जहां पे 4 मुकाबले अब तक खेले, लेकिन 4 मुकाबलों में सिर्फ एक पारी में बैटिंग आई और वहां पर इन्होंने 53 रन की पारी खेली। अब्दुल समद ने क्या किया? पंजाब के खिलाफ बहुत अच्छे हाथ दिखाए और ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाए। लगातार इन पर भी सवाल थे और क्वेश्चंस लग रहे थे कि ये अच्छी तरह से फिनिश नहीं कर पा रहे, ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे। स्ट्राइक रेट हमेशा बेहतर रही बट एवरेज से कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। बट पिछले मुकाबले में एवरेज वाली बात भी निकल कर आई, जहां पे बड़ी पारी इन्होंने खेली। 10 मुकाबलों में 160 रन इस सीजन बनाए अच्छी स्ट्राइक रेट से। आरसीबी के खिलाफ भी 7 मुकाबलों में मात्र 48 रन है, जो थोड़ा सा इनके लिए वीकनेस वाली बात दिखाता है। बट स्ट्राइक रेट आरसीबी के खिलाफ बहुत बेहतर है। दोनों खिलाड़ियों में से मैं एक बार फिर आरसीबी के रोमारियो शेफर्ड को चुनूंगा। कारण रोमारियो शेफर्ड के पास गेंदबाजी की एबिलिटी भी है, ऑलराउंडिंग सर्विसेज ये टीम को देते हैं। बट अब्दुल समद सिर्फ नंबर 6-7 पर आके फिनिशिंग टच वाला रोल निभाते हैं। नाउ गेंदबाजी डिपार्टमेंट, जिसमें स्पिन गेंदबाज दिग्वेश राठी और इनका सामना होने वाला है कुणाल पांड्या से। दोनों ऐसे गेंदबाज जिनके पास वेरिएशंस हैं, जो लगातार एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। दिग्वेश सिंह ने 11 मुकाबलों में 12 विकेट लिए, कुणाल पांड्या ने 11 मुकाबलों में 14 विकेट लिए। इकोनॉमी दोनों की ठीक रही, एवरेज भी अंतर ज्यादा बड़ा नहीं है। बट दिग्वेश सिंह की गेंदबाजी में क्वालिटी क्या है यार, ये विकेट टेकिंग गेंदबाज है और जब भी ब्रेक थ्रू की जरूरत होती है दिग्वेश सिंह उस ब्रेक थ्रू को निकालकर अपनी टीम को जरूर देते हैं। हालांकि अपोनेंट टीम के खिलाफ पहली बार मैदान में खेलने उतरेंगे, बट एकाना के मैदान पर 5 मुकाबलों में 5 विकेट लिए हैं, मात्र 6.4 की इकोनॉमी से। कुणाल पांड्या
पिछले सीजन तक एलएसजी का हिस्सा हुआ करते थे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक रिवेंज की थोड़ी सी महक आ रही है। 14 मुकाबले में एकाना के मैदान पर इन्होंने भी खेले, 11 विकेट का एक्सपीरियंस इनके पास भी है, अच्छी इकोनॉमी इनकी भी बोल रही है। कुणाल पांड्या के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बैटिंग भी ये टीम को करके देते हैं और बैटिंग में भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन आप इनकी तरफ से देख सकते हैं। तो दोनों के कंपैरिजन में एक बार फिर आरसीबी के कुणाल पांड्या की बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। नाउ आवेश खान का सामना होने वाला है भुवनेश्वर कुमार। आवेश खान वो खिलाड़ी जिन्होंने पिछले मुकाबले में जबरदस्त पिटाई खाई और स्लॉग ओवर्स में इनकी खूब पिटाई पंजाब के बैटर्स ने की। 10 मुकाबलों में 10 विकेट है, इकोनॉमी 10 से ऊपर का है, एवरेज 37 का है। भुवनेश्वर कुमार के आंकड़े क्या कहते हैं? यार इस गेंदबाज ने 10 मैच में 12 विकेट निकाले, इकोनॉमी 9 से कम की है, एवरेज 28 का है और आवेश के कंपैरिजन में अच्छे आंकड़े हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ भी जो 4 मुकाबले खेले वहां पे भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट निकाले, मात्र 6.1 की इकोनॉमी के लिहाज से। आवेश खान की इकोनॉमी थोड़ी सी गड़बड़ वाली है और आंकड़े इनके फेवरेबल बात नहीं कर रहे। 7 मुकाबले आरसीबी के खिलाफ खेले, 5 विकेट निकाले, लेकिन इकोनॉमी 9 से ऊपर की है। इस कंपैरिजन में एक बार फिर आरसीबी के भुवनेश्वर कुमार ये बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। नाउ आकाश सिंह के सामने यश दयाल, ये कैसा कंपटीशन होने वाला है? ये तगड़ा कंपटीशन है। पिछले मैच में आकाश सिंह ने पहली बार इस सीजन में पदार्पण किया, एक मुकाबले में 2 विकेट भी लिए, 7.5 की इकोनॉमी और 15 की एवरेज से, बट यश दयाल ने आरसीबी के लिए अच्छा परफॉर्मेंस किया। यश दयाल आरसीबी के वो खिलाड़ी हैं जो स्लॉग ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं, 19-20 ओवर करते हैं और हमेशा टफ सिचुएशन में गेंदबाजी करके अपनी टीम को जिताते हैं। ऐसे 2 मैच इस सीजन इन्होंने करके भी दिखाया। 11 मुकाबलों में 10 विकेट, इकोनॉमी थोड़ी सी ज़्यादा, एवरेज थोड़ी सी ज़्यादा और एलएसजी के खिलाफ जो 2 मुकाबले खेले वहां पर भी 3 विकेट निकाले। बट आकाश सिंह के साथ क्या है कि आकाश सिंह थोड़े से इमर्जिंग खिलाड़ी लग रहे हैं, यंगस्टर लग रहे हैं और इस लिहाज से हम एक बार फिर आरसीबी के यश दयाल को यहाँ पर चुन रहे हैं। नाउ मयंक यादव के सामने लुंगी अंगिड़ी। यार पिछले मुकाबले में जॉश हेजलवुड के बाहर होने की वजह से इनकी वापसी हुई, आरसीबी के लिए मुकाबला खेला और अपने पहले ही मैच में इस सीजन के 3 विकेट निकाल दिए, अच्छी इकोनॉमी और अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ। मयंक यादव के पास स्पीड है बट इस सीजन बहुत फीके रहे यार, ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी इस सीजन इन्होंने की ही नहीं है। और जो स्पीड स्टार के तौर पर मयंक यादव को हम देख रहे थे कि यार स्पीड से विकेट लेंगे, अपनी रफ्तार से सामने वाले बल्लेबाजों को गिरफ्तार करेंगे, बट इस सीजन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और 12.5 की इकोनॉमी से इस सीजन इनकी गेंदों पर पिटाई हुई, एवरेज 50 से ऊपर का है। यानी मयंक यादव के आंकड़े इस सीजन बहुत खराब है और कंपेटिटिव क्रिकेट इस साल इन्होंने नहीं खेली है। तो एक बार फिर हम आरसीबी के लुंगी अंगिड़ी को यहाँ पर ज्यादा मार्क्स देंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स चाहे तो मयंक यादव की जगह शार्दुल ठाकुर को भी चुन सकती है, अगर वो फिट हैं, अवेलेबल हैं तो उन्हें चुनना चाहिए और मैच खिलाना चाहिए अगर लखनऊ सुपर जायंट्स को इस मुकाबले में कुछ करना है तो। नाउ प्रिंस यादव का सामना होने वाला है सुयश शर्मा से। प्रिंस यादव की जगह भी अगर एलएसजी किसी स्पिन गेंदबाज को यहाँ पर उतार दे मैदान में तो बहुत बेहतर है, बहुत सारे ऑप्शंस स्क्वाड में मौजूद हैं। प्रिंस यादव की जगह लखनऊ अगर अच्छे स्पिन गेंदबाज के साथ मैदान पर उतरे तो फायदा होगा क्योंकि पिच स्पिनर्स को इस बार सपोर्ट करने वाली है। प्रिंस यादव ने इस सीजन क्या किया, 6 मुकाबलों में 3 विकेट ही निकाले, इकोनॉमी 10 के आसपास की है, एवरेज 75 से ऊपर का है। बट सुयश शर्मा के क्या हाल है, 10 मुकाबलों में विकेट इनके भी कम है, इकोनॉमी ठीक ठाक इनकी भी है, एवरेज इनकी भी 80 की है। बट कंपैरिजन करें प्रिंस यादव से और तुलना करें कि क्या सुयश शर्मा अपनी टीम को ज्यादा एडवांटेज और ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं, तो बिल्कुल सुयश शर्मा की गेंदबाजी से आरसीबी को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है एज कंपेयर टू प्रिंस यादव की गेंदबाजी से लखनऊ सुपर जायंट्स को थोड़ा सा कम बेनिफिट मिला है। अब बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, क्या बदलाव होगा। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि दोनों टीमें कोई प्लेइंग 11 में बदलाव करेगी, लेकिन करना चाहिए। लखनऊ सुपर जायंट्स को तो बिल्कुल अपनी प्लेइंग 11 में 2 बदलाव करने चाहिए। एक तो शार्दुल ठाकुर को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना चाहिए और कहीं ना कहीं एक स्पिन अतिरिक्त गेंदबाज अपनी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना ही चाहिए। आरसीबी मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा बदलाव यहाँ पर करने वाली है। नाउ इस वीडियो का वो सेगमेंट जिसका रहता है आपको इंतजार, क्या आरसीबी मुकाबला जीतकर प्लेऑफ में पक्के तौर पर क्वालिफाई कर लेगी और उनके नाम के आगे भी क्यों लिखा जाएगा, या फिर लखनऊ मुकाबला जीतकर अपनी उम्मीदों को जिंदा रखेगा। दोस्तों मुझे लगता है कि यह मुकाबला शायद लखनऊ सुपर जायंट्स के खाते में जा सकता है और लखनऊ शायद यहां से थोड़ा सा फाइट बैक वाला स्पिरिट दिखा सकता है। बट आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हम कर रहे हैं आपका इंतजार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।